इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्रीएम्पशन के तहत जो प्रीएम्पशन का राइट है उसके तहत आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है, लेकिन उसकी जो प्राइस है ना उसके ऊपर आप एग्री नहीं करते। जो देने वाला है वो आपसे 60 लाख डिमांड करता है मिसाल के तौर पर, और आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं तो आपको 30 या 40 लाख ही दूंगा इस प्रॉपर्टी के। तो अब इसके ऊपर एक इशू हो जाता है। वो इशू कौन हल करेगा? वो करती है अदालत। और फिर इसका तरीक़ेकार कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 27 और 28 के अंदर ये मौजूद है। सो अब देखते हैं कि सेक्शन 27 और 28 क्या कहता है, और ये भी देखेंगे कि अगर ये सवाल एग्ज़ाम के अंदर आता है तो इसके अंदर पॉसिबल आउट जो हेडिंग्स है वो क्या हो सकती हैं। आपने रिलेवेंट प्रोविजंस डिस्कस करनी है, 27 और 28 का जिक्र करना है, जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरह जो प्रीएम्पशन के तहत जो ज़मीन है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो डिटरमाइन की जाती है। और मार्केट वैल्यू की क्या डेफिनेशन है? ऐसी अमाउंट प्रॉपर्टी की जिस पे बायर और सेलर एग्री करें। जब ये आपस में प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहे हों उस टाइम अगर वो जिस प्राइस के ऊपर एग्री कर जाते हैं हम उसको बोलते हैं कि भाई ये ज़मीन की मार्केट वैल्यू है। सबसे पहले है सेक्शन 27 सेक्शन 27 में ये है कि जी प्रीएम्पशन के केसेस में जो प्राइस का अगर कोई मामला आता है तो उसको किस तरह हल किया जाता है। उसमें तो सबसे पहले ये देखें कि लैक ऑफ प्राइस एग्रीमेंट। अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा प्राइस के ऊपर, दोनों अलग अलग डिमांड करते हैं और दोनों डिसएग्री हैं, तो उस मौके पे जनाब अदालत इनका मामला हल करेगी। उसके लिए फिर अदालत क्या करेगी कि अदालत सबसे पहले तो ये देखेगी कि जो प्राइस एग्रीमेंट के अंदर लिखी जा रही है या जो जो प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो जो डिमांड कर रहा है, क्या उसने वो जो प्राइस लगाई है ज़मीन की क्या वो गुड फेथ में लगाई है, मतलब उसने बिल्कुल जायज़ लगाई है, सही लगाई है, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगती है, जो इलाके के हिसाब से जो उसकी प्राइस बनती है, क्या वही डिमांड कर रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक प्लॉट है और उस प्लॉट के साथ वाला जो बंदा है मैं उसको ये प्लॉट दे रहा हूँ क्योंकि वो शाफ़ी जार है। ठीक है, शाफ़ी खली तो कोई नहीं है मेरे पास, शाफ़ी शरीक भी कोई नहीं है, तो फिर मैं शाफ़ी जार को दे रहा हूँ। अब मैंने उसको जो प्राइस बताई है ना अपने प्लॉट की या अपनी ज़री ज़मीन की या खेत की, वो बिल्कुल जायज़ बताई है, वही बताई है जो मार्केट के हिसाब से। अदालत तो पहले ये काम करेगी कि जो मैंने प्राइस ऑफ़र किए वो मैंने गुड फेथ में ऑफ़र किए, मतलब मेरी नीयत अच्छी है, मैंने दयानतदारी से काम किया है, मैंने जायज़ पैसे मांगे हैं, गलत तो नहीं मांगे, मैंने प्रॉपर्टी का ओवर वैल्यू तो नहीं बताया। ठीक है जी, पहली ये चीज़। अगर गुड फेथ में मैंने नहीं मांगे, अदालत को लगती है कि नहीं यार ये इससे ज़्यादा पैसे मांग रहा है, ठीक है, ये ज़मीन है 60 लाख की, ये एक दूसरे बंदे को 1 करोड़ में दे रहा है, ठीक है ना, मैं शाफ़ी जार को 1 करोड़ में दे रहा हूँ, तो फिर अदालत क्या करेगी कि अदालत फिर उसकी मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करेगी और फिर मार्केट वैल्यू जो भी अदालत बनाएगी ना उसी कीमत के ऊपर फिर मैं जनाब अगले बंदे को वो ज़मीन दूंगा और वो जो दूसरा प्रीएम्पटर होगा वो मेरे से शाफ़ी जार मिसाल के तौर पर वो मेरे से वो प्रॉपर्टी ख़रीदेगा। ठीक हो गया जा। सेक्शन 27 हमें ये कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी के जो प्राइस है उसके ऊपर एग्री नहीं करते तो अदालत अपना किरदार अदा करती है। अदालत सबसे पहले तो ये देखेगी कि जो ऑलरेडी प्राइस बताई जा रही है प्रॉपर्टी की क्या वो गुड फेथ में बताई गई है, वो बिल्कुल सही बताई गई है, जायज़ बताई गई है। अगर वो नहीं है तो फिर अदालत क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी की जो प्राइस है ना वो डिटरमाइन करके और फिर वो बनाएगी और फिर उस वैल्यू के ऊपर, उस प्राइस के ऊपर ही प्रॉपर्टी को आप सेल आउट करेंगे। अब सेक्शन 28 हमें ये कहता है कि ये जो मार्केट वैल्यू है ये किस तरह डिटरमाइन की जाती है, इसको किस तरह फाइंड करना है, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि यार इस ज़मीन की जो है ना मार्केट वैल्यू क्या है। अदालत प्रीएम्पशन के कानून के अंदर जब ज़मीन किसी और बंदे को दी जाती है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो उसको डिटरमाइन करने के कुछ तरीके उसके पास मौजूद है, अदालत के पास, वो जो स्टेप फॉलो करेगी। सबसे पहले तो प्राइस रिसीव्ड फ्राम वेंडी, यानी जो सेलर और बायर, सेलर ने जो प्राइस बताई है वे जो है ना बायर को,
ठीक है ना, वो क्या बताइए। सबसे पहले तो ये देखेगी कि यार इसने इसको इसे प्राइस बताई क्या है, पहले ये देखेगी। ठीक है, मैंने जो अपने पड़ोसी यानी जो मेरा शाफ़ी जार है, मैंने उसको जो प्राइस बताई है 60 यानी 1 करोड़ प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले तो अदालत ये देखेगी कि हाँ यार इसने कितना डिमांड किया है भाईजान, इसने ना 1 करोड़ उसको दे रहा है। अदालत सबसे पहले तो ये चीज़ देगी, द एक्चुअल प्राइस और वैल्यू दैट द वेंडर सेलर रिसीव्ड और इज गोइंग टू रिसीव फ्रॉम द वेंडी फॉर द प्रॉपर्टी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। जिस प्रॉपर्टी की बात चल रही है प्रीएम्पशन के तहत, उसकी जो प्रॉपर्टी की जो प्राइस मैं डिमांड कर रहा हूँ शाफी जार से, सबसे पहले तो अदालत उसको देखेगी, नंबर 1। उसके बाद एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट, उसके बाद उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रॉफिट बनता है सालाना। मिसाल के तौर पर वो मेरा खेत है, वहाँ पे आम के दरख्त हैं या चावल की मैं जो है ना वो चावल का फसल है या अपनी गंदम उगाता हूँ, तो सालाना तौर पे मैं उस खेत से कितना कमाता हूँ, मेरा कितना प्रॉफिट बनता है, तो अदालत वो भी चीज़ देखेगी, नंबर 2। नंबर 3, वैल्यू ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इन द नेबरहुड। इसी तरीके की और ज़मीन जो पड़ोस में है, आगे पीछे उस इलाके के अंदर या साथ में जो दूसरे खेत हैं, उनकी भी हम प्राइस देखेंगे कि यार उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ है। ठीक है जी, मतलब अगर मेरा जो साथ वाला जो खेत है वहाँ पे कुछ और काश्त होता है, लेकिन फिर उसकी भी हम प्राइस देखेंगे कि अगर इस ज़मीन की क्या प्राइस चल रही है मार्केट में। ठीक है, सो अड़ोस पड़ोस की जितनी ज़मीनें हैं उनकी प्राइस वो अदालत देखेगी। ये होगा तीसरा तरीका। फिर चौथा तरीका है प्रीवियस सेल्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, और फिर ये देखेगा कि इसी तरीके से जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो माजी में, बिल्कुल माजी करीब में कब दी गई हैं। यानी 1 हफ़्ता पहले बिल्कुल इसी तरीके की एक ज़मीन है, वो थोड़ी सी दूर थी, वो एक बंदे ने किसी और को दी थी, तो वो फिर वो भी देखेगी यार उन दोनों ने ये प्रॉपर्टी कितनी कीमत में एक दूसरे को दी, यानी उस वक्त उस प्रॉपर्टी की क्या कीमत लगाई गई। ठीक है, सो ये हो गया चौथा, यानी हो गया 5वां स्टेप। तो दोस्तों सॉरी 4 स्टेप, तो ये हैं 4 स्टेप। ये 4 स्टेप जब आप देखते हैं ना, तो इन 4 स्टेप्स की बुनियाद के ऊपर अदालत क्या करती है, जो मार्केट वैल्यू है ना उसकी ज़मीन की, वो डिटरमाइन करती है। यहाँ पे ये 4 लिखना था, मैंने गलती से 5 लिख लिया, इसको इग्नोर कीजिएगा, बल्कि दुरुस्त भी कर लीजिएगा। सो सबसे पहले तो क्या देखेगी अदालत, सबसे पहले तो ये देखेगी कि एक्चुअल में वो जो प्राइस लगाई गई है, वो जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो कितनी डिमांड कर रहा है, क्या बता रहा है कि भाई मुझे इतने पैसे दो, वो पहले वो चेक करेगी। उसके बाद फिर ये देखेगी कि उस प्रॉपर्टी का सालाना कितना प्रॉफिट बनता है, अगर वो खेत है कितना कमाती है। ठीक है, फिर उसी तरीके की जो मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ है सिमिलर, उनकी कितनी प्राइस है, क्या मार्केट वैल्यू चल रही है जो अड़ोस पड़ोस में है। और फिर ये देखेगी कि उसी तरीके से कोई और प्रॉपर्टी जो माजी में किसी ने किसी को दी हो और कितने पैसों में दी हो, तो वो भी अदालत देखेगी। जब ये 4 फैक्टर्स अदालत देखती है तो उसके बाद फिर उसके लिए आसान हो जाता है, और फिर वो जनाब उस प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो डिटरमाइन कर देगी, बता देगी। फिर उसके ऊपर ही वो जो कीमत अदालत बताएगी वही जनाब प्रॉपर्टी जो है ना उसी की कीमत के ऊपर जो है ना वो बेची जाएगी, और अगला बंदा उसको उसी कीमत के ऊपर ख़रीदने का पाबंद होगा। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि इसके जो मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके क्या मकासद हैं, ये सेक्शन 27 और 28 क्यों पढ़ रहे हैं जी। सबसे पहले तो ये है कि इसमें फेयर कंपनसेशन दी जाए प्रॉपर्टी ओनर को। ठीक है, उसका भी फ़ायदा हो, साथ में जो प्रॉपर्टी बेचारा मांग रहा है उसको भी सही कीमत मिले, किसी की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। प्रॉपर्टी थी 60 लाख की, आप 1 करोड़ मांग के बैठ गए अगले बंदे से और उसने बेचारे ने आपको भी दे दी, उससे ज़्यादती हो जाएगी। ठीक है, या आपकी प्रॉपर्टी की असल कीमत 60 लाख ही है लेकिन दूसरा बंदा कहता है मैं आपको 20 लाख दूंगा, तो ये भी आपके साथ ज़्यादती है। तो ये फेयर कंपनसेशन होनी चाहिए, किसी के साथ जनाब ये एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी का इस्तेहसाल ना हो, किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो। नंबर 3, इससे ये भी होता है कि जो हुकूमत है ना उसको भी रोकना होता है कि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि जो प्राइस से ज़मीन को अगर वो किसी से ख़रीदती है ना किसी बंदे से, तो बहुत ही कम पैसे उनको देती है, उनको ज़रा धमका के प्रेशराइज करके। ठीक है ना, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, अगले बंदे से जनाब उन्होंने 1 करोड़ की लेके बैठ जाते हैं। सो इससे भी ये जो है ना इस चीज़ को रोका जाता है। फिर हम लगाते हैं कि नहीं भाई ऐसे क्या मार्केट, इसकी मार्केट वैल्यू बनाए, फिर पता चलेगा कि इसकी क्या कीमत बनती है। इसके अलावा पब्लिक प्रोजेक्ट्स और जो पर्सनल प्लान्स होते हैं प्रीएम्पेटर के वगैरह, उनको भी जो फैसिलेट करना होता है। और आखिर में यह है कि इस सारे अमल से एक स्टेबिलिटी और लीगल सर्टेनिटी पैदा होती है।
लोगों को जनाब उनका जो एतबार है अदालत के ऊपर बढ़ जाता है, और लोग मेक श्योर होते हैं कि यार अदालत जो भी इस प्रॉपर्टी की जो प्राइस लगाएगी वो बिल्कुल सही लगाएगी, दुरुस्त लगाएगी। तो एक स्टेबिलिटी रहती है माशरे के अंदर, झगड़े नहीं होते। नहीं तो फिर सब जो है ना अपनी अपनी प्राइसें बताते फिरेंगे और लोगों को लूटते रहेंगे। और अक्सर हमने ये देखा है, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ कि हर बंदा अपनी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ना वो यानी कि कुछ ज़्यादा ही बता देता है, ठीक है, हालांकि उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती। और या तो कुछ लोग जो है ना दूसरे लोगों से कम कीमत में ना प्रॉपर्टी ले लेते हैं और अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अपनी जो अथॉरिटी है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी, वो अगर वो पावरफुल हैं, अगर वो पॉलिटिशियंस हैं या वो ब्यूरोक्रेट हैं, वाट एवर जो भी हैं, तो इस तरह करके वो ये काम हो जाता है। सो इन चीज़ों को रोकने के लिए जनाब सेक्शन 27 और 28 का इस्तेमाल किया जाता है कि प्रीएम्पशन के कानून के तहत यानी हक़ शुफ़ा के तहत अगर प्रॉपर्टी किसी को दी जाती है तो उसकी वैल्यू क्या रखनी चाहिए, उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, वो किस कीमत पे देनी चाहिए, ये अदालत डिटरमाइन करती है। लेकिन तब करती है जब सेलर और बायर के अंदर कोई एग्रीमेंट हो, वो दोनों राज़ी ना हो। अगर वो दोनों राज़ी हैं, वो दे रहे हैं, तो फिर क्या करेगा काजी, ठीक है, तो फिर अदालत का वहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।